हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को हम आगे आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे वन बाई वन हमारे यहाँ वीडियो आपके हमारे द्वारा आपके पास तक वीडियो पहुँचाई जा रही हैं, चीज़ों को समझा के चीज़ों को थोड़ा जर्नलाइज्ड करके बताया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो राष्ट्रपति हमने लास्ट पढ़ा था। हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, एक एक करके हम भाग पढ़ रहे हैं। उसी में आज 5 नंबर भाग हमारा पढ़ना है। उसी का जो 2 या 3 पार्ट में हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो भाग 5 है संघ है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। मैं एक बार आपसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको पहले से अवगत करा देता हूँ कि चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे द्वारा जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, मेरा अपना मकसद है कि हम आपको एक एक आर्टिकल्स के थ्रू आपके साथ लेके जाएं। हम जो क्रोनोलॉजी है वो आपके साथ, जैसे हम पार्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट 3 पढ़ा, पार्ट 4 और पार्ट 4 के, और आज पार्ट 5 पे हम लोग आ चुके हैं। भाग 5 हम पढ़ रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि संविधान में किसी भी किताब को आप पढ़ोगे या भारत के संविधान की या पॉलिटी की किसी भी किताब को पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने कुछ टाइम बाद सेग्रीगेशन कर दिया है। जैसे मान लो राष्ट्रपति लिया है तो राष्ट्रपति की जो क्रोनोलॉजी है वो एक सिस्टमेटिक वे में ना लेके कहाँ से उठा के कैसे उठा के कोई सा भी आर्टिकल उठा के दे दिया है आपको। आप पढ़ते हैं तो आपको जो एक्चुअल में एक क्रोनोलॉजी बनानी होती है, जो समझना होता है आर्टिकल्स के थ्रू, तो आपको वो समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने और हम लोगों ने जो एक्सपर्ट्स हैं उसने इस पे स्टडी किया और हमने सोचा कि हम 1 बाई 1 आर्टिकल्स के थ्रू आपके साथ पहुंचेंगे। और जैसे 395 में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो आपको समझने हैं, जरूरी हैं, जो आपको याद होने चाहिए, उनके पीछे जो फैक्ट है वो फैक्ट भी हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो भाग 5 का है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या हैं। तो आज हम राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सिनेरियो ले लेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर्स हैं। मैं आपके साथ जब राष्ट्रपति की पावर्स को डिस्कस करूंगा तो उसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय आपात आ जाएगा तो राष्ट्रीय आपात हम आपात वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने राष्ट्रपति पढ़ा है, हमने राष्ट्रपति की सारी अलग अलग पावर पढ़नी है, तो हम उसके बारे में छोटा सा जान जाएं। जो मेन पार्ट है वो मैं आपको समझा चुका हूं और आगे भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आप बीच में से उठ के ये मत आप कभी सोचें कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये तो इसका क्या मतलब होता है, दूसरा वाला कोई शब्द आ गया तो उसका क्या मतलब होता है। आप बिल्कुल अस्वस्थ रहिए। आपके पास जो भी डिटेल हमारे द्वारा पहुंचाई जाएगी वो एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर पहुंचाई जाएगी। जो जिस चीज की जहां पे जरूरत होगी, यूपीएससी, यूबीपीएससी या फिर वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम राष्ट्रपति वाला या अपना भाग 5 खत्म कर देंगे उसके बाद आपका एक भी इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा। आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाए। अगर आपने ढंग से हमारी वीडियो देखी है और एक बार किसी भी रेफरेंस बुक को हल्के से सरारी नजर से देखा है तो हमारा यही मकसद है। तो आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं। आपको पता है राष्ट्रपति की पावर्स, हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। आपको पता है राष्ट्रपति की कितनी सारी पावर होती हैं। आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर में पावर, लेकिन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने की बात आपको मेरे द्वारा जो डिस्कस करा जाएगा वो मेजर जो उसकी पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, जो मेजर हैं, उन सेक्टर्स में मैं आपको बता के चलूंगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 52 से लेके 151 तक वाला लेक्चर, जो आर्टिकल्स हैं उसमें हमने पढ़ लिया है। जो 52 से लेके और 62 तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, 52 से लेके 62 आर्टिकल तक। उसके बाद जो 63 से हमारे यहाँ आर्टिकल शुरू होगा वो इस पावर्स जब आप लोग जान लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। आज ही के वीडियो में आपको वो मिल जाएगा देखने को। तो आज क्या हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की जो पावर है, तो सबसे पहली बात करते हैं। जो सबसे पहली पावर है राष्ट्रपति की, आप देखेंगे कार्यपालिका की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, शिक्षा संबंधी शक्तियां हैं, विवेकाधिकार है, विशेष अधिकार है। आपने सुना होगा कि वीटो पावर्स भी है। तो इन सारे के बारे में हम आप छोटा छोटा सा एक एक लाइन में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता हो कि राष्ट्रपति की शक्ति एक्चुअल में है क्या 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 कर सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है कार्यपालिका की शक्तियां, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एक्चुअल में काम कराने वाला सिस्टम जो होता है, काम कैसे कराया जाता है, काम किसके द्वारा, अंतिम रूप से काम किसको करना है। कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं उस शक्तियों में मैंने 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया है। पहले है कि कार्यपालिका में कोई भी कार्य करने के लिए, मान लो किसी की अपॉइंटमेंट होना है, तो अपॉइंटमेंट होने से पहले वो पद तो बनेगा,
पद बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, कोई भी पद हो, कोई विभाग हो, कोई पद हो, उसको बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक जो पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले साइन की जरूरत होती है। आप देखते हैं साइन अगर होगा तभी आप आगे किसी काम को कर सकते हैं। मान लो आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, आपको कोई चीज़ लागू करनी है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये आई कार्ड पे साइन किसके हैं, क्या वास्तव में ये आई कार्ड पे साइन करने लायक है। तो पहले वाला सिस्टम होता है कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति में होती है उसमें सबसे पहली शक्ति होती है साइन करने की शक्ति। पद बन के तैयार हो गया है, साइन हो चुका है, मूवमेंट मतलब जो आपका मेमोरेंडम है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नियुक्तियों का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक अकेला पार्ट ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्तियों की शक्तियां हैं, नियुक्ति करने की शक्तियां हैं, वो कैसे दी गई हैं। तो आपको बता दूं, राष्ट्रपति को जो नियुक्ति करने की शक्ति है, कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी कैंडिडेट अगर मंत्री बनता है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा का ही कैंडिडेट मंत्री बनता है या राज्यसभा का कैंडिडेट मंत्री नहीं बन सकता है। दोनों में से किसी भी सभा का जो कैंडिडेट है वो मंत्री बन सकता है, क्योंकि वो एमपी दोनों ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आ जाएगी कि ये राज्यसभा क्या होती है और लोकसभा क्या होती है, इसको कैसे पढ़ा जाए, कौन सदस्य होते हैं इसके, कैसे सदस्य होते हैं। तो आप लोगों को एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हम इसी पार्ट में अगले आने वाले टाइम में जो आपके साथ लेंगे, संसद पढ़ाएंगे, तो वहाँ एक एक चीज, हम राज्यसभा पढ़ाएंगे तो एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसमें कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत ही, उसके अंदर ही आती हैं नियुक्तियों की। नियुक्ति किस किस की कर सकता है, यानी कि नियुक्ति की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की है। और वो कौन सी है, मैं एक बार होलिस्टिक में बता देता हूं। जितने भी संवैधानिक हमारी बॉडीज हैं, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक जो भी विभाग हैं हमारे, उन सबके जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसी के साथ साथ आपको पता है मंत्री, कोई भी मंत्री बनता है या मंत्री परिषद बनती है, मंत्री परिषद में इंडिविजुअली जो मंत्री होता है वो हालांकि सलाह होती है प्रधानमंत्री की। आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है उसकी ये मत सोचना कि करता कैसे है, जब आप प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे तो उसको वहां हम डिस्कस करेंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान में कौन करता है, वहां ऑप्शन दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी बॉडी है, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जितने भी मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के अंदर, उन सबकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। उसके बाद जो सीजीआई होता है, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। उसके बाद कैग का जो आपको पता है, कंप्यूटर जर्नल ऑफ इंडिया जो होता है, अकाउंटिंग जो देखता है, कैग जो होता है, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसे ही बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, जो भी संवैधानिक संस्थान हैं, संवैधानिक बॉडीज हैं, उन सबकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा करी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। पहले हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद नियुक्ति कर दी। अब नियुक्ति के बाद क्या होगा, नियुक्ति के बाद होता है शपथ। तो शपथ, इन सबको शपथ दिलाने का जो दायित्व होता है, इन सबको शपथ दिलाने का जो कार्य होता है, जो शक्ति होती है, वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति उस टाइम पे मौजूद नहीं होता, तो राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी बंदे को नॉमिनेट कर देता है, किसी को नियुक्त कर देता है राष्ट्रपति शपथ दिलाने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ों को शपथ दिलाता है वो। अब कार्यपालिका की शक्ति में एक हम छोटी सी सिनेरियो पढ़ रहे हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। मान लो जब हम पीएम पढ़ेंगे तो पीएम की अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नियुक्ति कौन करता है, वहां डिटेल में हम आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे, आर्टिकल्स को जान के पढ़ेंगे। ऐसे ही हम जब कोर्ट पढ़ेंगे, जब हम अदालत पढ़ेंगे, जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल पढ़ लेंगे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो शक्तियाँ हैं कार्यपालिका की, वो राष्ट्रपति के हाथ में है। नंबर 2 पे आ जाता है जो हम पढ़ेंगे, वो है लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियाँ। जो विधायी शक्तियाँ या इसको हम कानूनी शक्तियाँ कह सकते हैं। तो ये कानूनी शक्तियाँ कैसी होती हैं और कौन सी होती हैं, जो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा में आपको पता है कि संविधान बना था, जब संविधान निर्माता बना रहे थे, तो वहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन होना जरूरी था, सबकी जो छोटा पार्ट में सबका प्रतिनिधित्व होना जरूरी था वहाँ, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, चाहे एसटी कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। आपको पता है हमारे यहाँ आरक्षण पे बड़ा लंबा सिस्टम होता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति
का जो आरक्षण होता है, उनकी जो सीटों का आवंटन होता है वो किस हिसाब से, अगर ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंटेशन लोकसभा में प्रेजेंटेशन उचित नहीं है, जितना होना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है उतना नहीं है, तो इन सब का जो सिस्टम होता है, इन सब का जो देख रेख करता है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही लोकसभा में जो सीट होती है SC ST वाली सीट है उनका एलोकेशन करता है। वो शक्ति किसके पास होती है? विधायी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि उसको विधि को बना के रखना है, विधि को चलाना है, विधि के हिसाब से सब कुछ देखना है। तो अगर सीटों की संख्या कम होती है, आपने देखा होगा, आप चाहे पंचायत चुनाव में आ जाइए, अगर पंचायत चुनाव की बात आती है तो वहाँ राज्यपाल की शक्ति आ जाती है, और केंद्र चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव की बात आ जाती है तो वहाँ आपने देखा होगा कि किसी किसी लोकसभा सीट से आपको पता होगा महिला सीट आ जाती है। आप देखते हैं कि महिला सीट क्यों आई है? आप कहीं कहीं से क्या होता है, SC सीट आ जाती है, SC कैंडिडेट ही पर्चा भर सकता है। आप सोच रहे हैं कि SC क्यों आई है, SC ऐसा क्यों हो सकता है? तो राष्ट्रपति को ये ध्यान रखना होता है, राष्ट्रपति का ये कार्य होता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होती है कि पूरे संविधान में या पूरी जो लोकसभा है उसमें जितने परसेंटेज जरूरी है, जितना मैंडेटरी है, उतने परसेंट SC और ST का जो प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए। उसी के हिसाब से, उसी जनसंख्या के हिसाब से, उसी के हिसाब से वो लोकसभा की सीटों पर SC ST को सीट दे देता है। तो ये शक्ति किसके पास है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, PCS में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में जो SC ST की जो आरक्षण की बात चलती है, SC ST की जो सीट एलोकेशन की बात करती है, वो विधायी शक्तियाँ किसके पास जाती हैं? तो कई बार लोग निर्वाचन आयोग लगा के आ जाते हैं, कई बार लोग सरकार लगा के आ जाते हैं। तो आपको इससे बचना है। आपको पता है मैंने LS लिखा है, मतलब लोकसभा। उसके बाद ही आपको पता है लोकसभा में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि 2 एंग्लो इंडियंस को वो अपॉइंट कर सकता है। अब एंग्लो इंडियंस की बात आती है तो आप लोग सोचेंगे कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे 331 और 330 जब हम वहाँ जाएंगे तो हम एंग्लो इंडियंस के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कस करेंगे। आप लोग कई सारे ये भी सोचेंगे कि अभी 2020-21 में एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया गया, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे जब हम संविधान के संशोधन के 368 वाले आर्टिकल को पढ़ेंगे, वहाँ उसको भी डिस्कस करेंगे कि हाँ वास्तव में किस संशोधन के थ्रू इसे खत्म कर दिया गया है, किस संशोधन के लिए नहीं खत्म कर। लेकिन हमारे यहाँ क्या पावर है? हमारे यहाँ जो पावर पड़ती हुई आ रही है, जो चलती हुई आ रही है, वो पावर है कि 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति लोकसभा में अपॉइंट कर सकता है। और उसी के साथ साथ 12 जो एजुकेशनल वाले होते हैं या विशेष संस्कृति वाले होते हैं, विशेष पढ़े लिखे, अब मैं एक अच्छे से शब्द में बोलूँ तो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, 12 ऐसे लोगों को जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो भी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? आपको ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि बताइए लोकसभा में कितने लोगों को अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति? तो वहाँ 2। और पूछ सकता है कि टोटल राष्ट्रपति को कितने लोगों को अपॉइंट करने की, मनोनीत करने की शक्ति है? तो आपको लगाना है 14 लोगों की, क्योंकि 2 करता है वो लोकसभा में और 12 करता है राज्यसभा में। ऐसा नहीं है कि आप लगा के आ जाएंगे 12 या आप लगा के आ जाएंगे 2, तो इससे बचना है, दोनों को मिलाकर। उसके बाद अधिभाषण की बात होती है। अधिभाषण होता है जब भी कोई सत्र शुरू होता है, कोई सरकारें आती हैं, तो जैसे ही कोई आपको पता है हमारे यहाँ सत्रों का अलग अलग टाइप होता है कि जब शीत सत्र होता है, ये कौन दूसरा समर वाला होता है और ये विंटर वाला होता है। जब भी कोई सरकार बनती है तो उसका पहला जो भाषण होता है, सरकार को बनाने के बाद जो पहला भाषण होता है उसको राष्ट्रपति ही अधिभाषण देता है, राष्ट्रपति ही उसको संबोधित करता है। तो अधिभाषण की पहले अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, PCS में तो कई बार पूछा गया है कि पहले सत्र की शुरुआत कौन करता है। वहां दे दिया जाएगा स्पीकर करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है। तो आपको बता दूं ये अधिभाषण की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति सत्र के पहले जो भी अधिवेशन होगा, पहले अधिवेशन को संबोधित करता है और ये शक्ति होती है। उसके बाद होता है विधेयक पर हस्ताक्षर की शक्तियाँ। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तो आपने पढ़ाया है कार्यपालिका में हस्ताक्षर, तो वो हस्ताक्षर है नॉर्मली किसी अपॉइंटमेंट या किसी विभाग को बनाने के लिए। और आपको पता है संसद में एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीडिंग होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। वहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा जो बिल है, जो विधेयक हैं वो पेश किए जाते हैं। और जब वो दोनों अलग अलग पटल यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से वे पहुंचते हैं राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करता कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं बताएंगे वो कि राष्ट्रपति ऐसा ही नहीं है कि विधेयक पे साइन करना मजबूरी है उसको करेगा, उसके पास इसकी भी शक्तियां हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि वो रोक भी सकता है, साइन नहीं भी कर सकता है, साइन क्या कर सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने की, अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने की जो शक्ति है वो किसकी है? राष्ट्रपति की। यहीं पे मैं एक बात बता दूं,
अगली बार इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है लोकसभा और राज्यसभा की बात आती है। लोकसभा और राज्यसभा में पता चलता है लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को लेकर लड़ जाते हैं, किसी विधेयक को लेकर पास नहीं करा पाते हैं, तो उन विधेयकों का संयुक्त जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग अध्यक्षता की बात मत समझिए। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है, जो विधायी शक्तियां हैं, वो किसके पास हैं? वो राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति ही संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, राज्यसभा लोकसभा को एक साथ बैठकर बुला सकता है, किसी भी बिल पर, किसी भी कानून बनाने की प्रोसीजर पर उसको एक साथ कानून बनाने वाली प्रक्रिया में जो भी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को चला सकता है। उसकी अध्यक्षता, हालांकि मैं बता देता हूं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है, ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये है आपकी विधायी शक्तियां। उसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, कोई फाइनेंशियल पावर भी होती है। वो फाइनेंशियल पावर क्या होती है? एक्चुअल में राष्ट्रपति के पास कहने को ये सब पावर केवल किताबों में होती है, एक्चुअल में कोई पावर नहीं होती, आपको बता देते हैं। लेकिन इसके सिग्नेचर के बिना ये कोई भी काम पूरा नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है, कई बार आप लोग जब संविधान पढ़ेंगे तो आप संविधान पढ़ते हुए देखेंगे कि राष्ट्रपति को कहा जाता है कि रबर स्टैंप है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को बताया जाता है केवल रबर स्टैंप है, बाकी सारा काम तो पीएम करता है और मंत्रिपरिषद करता है बैठ के, ये उसकी सलाह पे काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत का पहला नागरिक कहलाता है और ये शक्तियां सब इसके हाथ में होती हैं, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये काम करेगा। तो हम अपनी बातों से हटके ना, हम लोग केवल टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं वित्तीय शक्तियां या फाइनेंशियल जो पावर्स होती हैं। फाइनेंशियल पावर में सबसे पहले बात आती है बजट की। तो बजट जो पेश करने का दायित्व होता है वो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास बहुत सारा काम होता है, राष्ट्रपति के पास इतने सारे अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। तो राष्ट्रपति का काम होता है, जो हमारी संसद होती है, लोकसभा होती है, उसमें बजट को पेश करने का। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से एक क्या करता है, एक फाइनेंस आयोग बनाता है, एक वित्त आयोग बनाता है, और एक वित्त आयोग के में ही जो सरकारें होती हैं, तत्कालीन सरकारें, वो एक वित्त मंत्री बनाती हैं। वित्त मंत्री की सहायता से राष्ट्रपति जो बजट है, बजट को पेश कराता है। पास करने का प्रोसीजर क्या है, पेश कराने का प्रोसीजर क्या है, बजट का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, बजट से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो सारे प्रावधान हम लोग जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, केवल हमने कितने आर्टिकल पढ़े हैं? 62 आर्टिकल्स पढ़े हैं, 63, 64, 65, 66 पढ़ेंगे। ऐसे करके जब हम 110 और 111 और 112 पे पहुंचेंगे तो आपको वहां हम लोग बजट के बारे में, फाइनेंस के बारे में सारी डिटेल बताएंगे। हम लोग एक एक क्रम के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें पता होना चाहिए, एक लाइन में अगर कोई एसएससी या छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बजट पेश करने का जो दायित्व है वो किसका है, और वहां पे राष्ट्रपति है, तो आपको राष्ट्रपति लगाना है। राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति की अनुशंसा पे, राष्ट्रपति के कहने पर जो वित्त मंत्री है उसको पेश करता है, जैसे कि निर्मला सीतारमण इस टाइम पे हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश भी किया है अभी नया बजट। उसके बाद इसको एक पावर है कि भाई ऐसा भी तो होता है, बजट तो पेश हो गया, लेकिन बजट में इसको पावर है कि एक वित्त आयोग बनाएगा। और वित्त आयोग क्यों बनाएगा? क्योंकि आपको पता है हमारा भारत देश जो है यूनियन है, यूनियन मतलब बंधा हुआ देश है, उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं। कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है, कौन से स्टेट पे कितना अनुदान देना है, उन सब का काम कौन करेगा? उस मान लो अभी जैसे तुमने देखा होगा, आप जीएसटी देते हैं आप, और अलग अलग तरह के टैक्स देते हैं सरकार को, अलग अलग तरीके से सरकार आप पे स्टैंप ड्यूटी लगाती है, ये लगाता है, वो लगाता है, और वो सारा कलेक्शन होने के बाद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उस सबका एलोकेशन कैसे करना है, आपने देखा होगा कई बार होता है किसी राज्य को कम पैसा मिल गया, किसी राज्य को ज्यादा पैसा मिल गया, किसी राज्य को थोड़ा बिल्कुल भी कम मिल। तो इन सब के सिस्टम के लिए राष्ट्रपति ने बनाया है वित्त आयोग, और वित्त आयोग का काम होता है स्पेशली कि वो राज्यों के बीच में जो टैक्स है, जो पैसा है, जो फाइनेंस है, उसका वितरण करे। आपको पता है पहले ये मान लो 100 रुपये अगर सरकार के पास आते थे, 100 रुपये कोई भी राज्य सरकार 100 रुपये टैक्स का इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती है, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवर्ड में पहले 43% ऐसा सिस्टम होता था कि 43% वित्त आयोग अनुशंसा करता था राष्ट्रपति से या बजट में वित्त मंत्री से, वो 43% राज्यों को देना आवश्यक होता था। ऐसा नहीं है सबको 43% नहीं की बात कर रहा हूं, जो जितना देगा। अब छोटा स्टेट है तो कम कलेक्शन होगा, बड़ा स्टेट है तो ज्यादा कलेक्शन होगा, सीधी सी बात है, बड़े स्टेट को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, छोटे स्टेट को कम पैसा मिलेगा, और यही इस पे पूरी डिबेट रहती है कि किस राज्य को कितना। लेकिन मैं बता दूं ये 43% था जब तक जम्मू कश्मीर नहीं बना था। आपको पता है 15वां वित्त आयोग एनके सिंह की
जो अध्यक्षता में बना है 15वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, उस कमीशन ने अपनी अनुशंसा दी। उससे बोला गया कि बताइए अब आने वाले, आपको पता है 5-5 साल के लिए, आने वाले 5-5 साल के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है, वित्त कमीशन, उसमें एक अध्यक्ष बना दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम पूरे पिछले साल का डिस्कस करो और आगे वाले साल में डिस्कस करो कि किस हिसाब से राज्यों को पैसा दिया जाना चाहिए, किस किस कैसे कैसे जो पैसा दिया गया है वो सही दिया गया है कि उसको कंटिन्यू रखना है कि कुछ को कम करना है, इस हिसाब से पूरा उसका काम होता है। तो एन के सिंह की समिति में 15वां वित्त आयोग बना, उसने 42% जो राज्यों का हिस्सा है वो 42% कर दिया है, 1% हिस्से को काट दिया है। और उनने इसके पीछे एक जो कारण है, एक जो रीजन दिया, वो रीजन दिया कि जम्मू कश्मीर को हमने अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी बनाया है 31 अक्टूबर सन 2019 में 370 हटाने के बाद। तो उस जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को का डेवलपमेंट करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा 1% वो पैसा जो है वो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए भेज दिया गया है। तो ये कौन ध्यान रखता है? ये ध्यान रखता है जो वित्त आयोग होता है, कैसे इसको एलोकेशन करना है। इसकी पावर, इसको बनाने के, इसके अध्यक्ष को बनाने की पावर किसकी है? वो राष्ट्रपति की है और वो वित्तीय शक्तियां हैं। इसी के साथ एक और होता है आकस्मिक निधि, इसको बोलते हैं आकस्मिक। जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि का मतलब इमरजेंसी जो फंड होता है, इमरजेंसी फंड। आप सपोज दैट अभी आपने देखा होगा कि सरकारें नहीं है, सपोज दैट सरकार नहीं है, सरकार रूल नहीं कर रही है, हो सकता है लोकसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा? मान लो कोई आपातकाल आ जाता है, कोई भूकंप आ जाता है या कोई भी ऐसा आपदा आ जाती है जिसमें पैसे की सख्त जरूरत होती है, तो हमारे राष्ट्रपति को स्पेशल पावर दी जाती है कि वो फटाफट अपने एक ऐसी निधि बनाई जाती है, इस निधि में काफ़ी पैसा रहता है, इस निधि के पैसे को निकाल के तुरंत से वो काम में लगा दे। हालांकि बाकी जैसे ही सरकारें आती हैं, सत्र होता है, संसद चलना स्टार्ट होती है, तो ये प्रोसीजर के थ्रू लग जाता है। लेकिन आकस्मिक निधि का जो पैसा है वो राष्ट्रपति के पास रहता है और राष्ट्रपति इसमें किसी भी संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति अपने हिसाब से इसको निकाल सकता है। ठीक है, तो ये आकस्मिक निधि का जो हेड होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए किस संसद की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, किस बंदे की मंजूरी की जरूरत पड़ती है? आपको एक्शन में दे दिया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है जब आप बीपीएससी देने जाते हैं तो आपको 5वां ऑप्शन मिलता है, एक या एक से ज्यादा सही या एक भी सही नहीं, तो ई ऑप्शन होता है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको केवल एक चीजों को पढ़ते हुए जाना है तरीके के साथ। जैसे जैसे आप वित्त आयोग पढ़ते हैं, तो आप वित्त आयोग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, हम लोग मान लो आप लोग टेस्ट सीरीज करते होंगे, पेपर क्वेश्चन सोल्व करते होंगे, तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट तरीका जो होता है, सबसे पहले आप लोग ऑप्शन मत पढ़िए, आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। जैसे सपोज दैट क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं कहता हूं एक बीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है या यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया है कि वित्त आयोग या कहता हूं राष्ट्रपति की शक्तियां किस किस पार्ट्स में बटी हुई हैं, या ये बोल दिया जाता है कि बताइए आकस्मिक निधि जो होती है, आकस्मिक निधि पे किसका अधिकार होता है, उसको उससे पैसे फंड रिलीज करने का जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है। तो आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको जितनी भी चीजें आकस्मिक निधि के बारे में पता है, आर्टिकल 267 के बारे में पता है, आर्टिकल 268 के बारे में पता है, जितनी भी नॉलेज आपके पास है, आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद 3, 4, 5 पॉइंट जो भी आपको नॉलेज है वो लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़िए। आप देखेंगे कि आपको जो नॉलेज है और ऑप्शन में जो नॉलेज है, ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 2-3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। हम लोगों में क्या दिक्कत होती है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेपर सोल्व करने बैठते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ने लगते हैं आंसर, चारों आंसर। और बहुत सारी बार ऐसा होता है क्योंकि यूपीएससी ऐसे ऐसे शब्द लेके आती है, यूपीपीएससी ऐसे ऐसे शब्द लेके आती है जो आप लोगों ने नहीं पढ़े होते और आप लोग घूम जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं। हिंदी माध्यम का रिजल्ट ना होने का मेन कारण यही होता है क्योंकि उसकी जो वोकैबुलरी होती है, उसकी जो हिंदी शब्दमाला होती है, शब्दकोश होता है, वो इतने कठिन शब्द लाता है कि उसका हिंदी, चाहे हिंदी से इंग्लिश कर लो, हिंदी से इंग्लिश से हिंदी कर लो, वो नहीं कर पाते। और हम लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक भी नहीं होते हैं कि हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास प्रेशर बहुत होता है यार, एग्जाम में बैठ के बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। हम लोग कहाँ से सोचते हैं, हम सोचते हैं बस उसी को 3 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक चीज़ बिल्डअप करिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद जितनी नॉलेज आपके पास है उस क्वेश्चन को लेके, नहीं है तो उस पर रेड सर्किल लगाइए, उसको किताब, नोट्स या जैसे भी पीछे वीडियो में जाके देखिए, उसको पढ़िए, उसके बाद आप अपने अगले क्वेश्चन को सोल्व करिए। आप लोग सोल्व करते हैं एक दिन में एक पेपर, अगर मैं कहता हूं तरीके से अगर एक पेपर भी सोल्व कर लिया जाए, अगर आप सेक्शनल वाइज भी करते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी का भी, एक पेपर सोल्व करने में ईमानदारी से 2 से 3 दिन लगते हैं अगर आप तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि एक अकेला पेपर पूरे सब्जेक्ट का रिवाइज करा देता है, पूरे सब्जेक्ट का कम से कम 80% जो टॉपिक होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे तो 2 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। 1 घंटे में देखोगे नहीं आता, आंसर देखोगे निकल जाओगे, याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए
क्वेश्चन पढ़ो, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज को लिख लो, ऑप्शन बाद में पढ़ो। ऑप्शन जब आप 4-5 आपके पास जो भी नॉलेज आपने लिख ली है, देखो आपकी जो नॉलेज है और ऑप्शन की नॉलेज में कौन सी मैच करती है, उसको कट करो, आंसर निकल के 80% आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर अपनाओ। उसके बाद आप देखना, आपको आपके जो पेपर है, आपके जो मॉक टेस्ट है, उसमें 2-4 क्वेश्चंस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है, अगला जो पावर है, जो हम चौथी पावर पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की, वो है राजनैतिक पावर या डिप्लोमेटिक पावर। आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक पावर मतलब, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत क्या होता है। राजदूत, एम्बेसडर या फिर हाई कमीशन की बात करी जाती है। इन दोनों में आज मैं तुमको आपको बताता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान है, इंडिया है, तो हम लोगों के जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी राजदूत होते हैं, उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है। हाई कमिश्नर। और मान लो यूएसए से कोई बंदा आया है, यूएसए का कोई राजदूत हमारी इंडिया में आया है, तो उसको एम्बेसडर बोला जाता है। इसका क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है कि जो भी देश, जितने भी देश ब्रिटेन के वर्चस्व में रहे थे, ब्रिटेन के जो भी गुलाम देश रहे थे, तो उन देशों को कहा गया था कॉमनवेल्थ देश, या राष्ट्रमंडल के जो देश होते हैं उनको वो कहा गया था। तो जो भी देश जो ब्रिटेन के वर्चस्व में थे, कॉमनवेल्थ के वर्चस्व में थे, कॉमनवेल्थ के पार्ट्स थे, उन देश का कोई भी राजदूत आता है बाहर, तो उसको बोला जाता है हाई कमिश्नर बोला जाता है। और जो देश ब्रिटेन के कब्जे में नहीं थे, ब्रिटेन के सिस्टम में नहीं थे, जैसे रसिया आप देखते हैं, यूएसएसआर उस टाइम पे था, तो वो जो बंदा हमारे देश में आएगा, या ऐसा कोई, जैसे जापान था, जापान किसी के उसमें, जापान का अगर रसिया में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो एम्बेसडर कहलाएगा। ये दोनों रसिया के और जापान के इंडिया में आएंगे तो वो एम्बेसडर कहलाएंगे। लेकिन हमारा, अगर हम इंडिया के हैं, हम भारत के हैं, हम लोग भी, आपको पता है, ब्रिटेन के गुलाम थे, पाकिस्तान भी ब्रिटेन का गुलाम था। ऐसे बहुत सारे नाना प्रकार के कॉमनवेल्थ में कितने सारे देश हैं, आप लोग अपने से देख सकते हैं। उनका जो भी रिप्रेजेंटेटर होगा, जो भी उस देश का रिप्रेजेंटेटर होगा, राजदूत होगा, वो कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो कहलाएगा हाई कमिश्नर। तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में कोई अंतर नहीं है, दोनों की पावर सेम होती है, बस नाम है इनका अलग। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक पावर क्या है, डिप्लोमेटिक पावर क्या है। आपने देखा है कि भारत का कोई भी राजदूत विदेश में जाएगा, विदेश मतलब हाई कमिश्नर बन के जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि किस देश में जा रहा है। तो वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनको अपॉइंट करने का जो शक्ति होती है, वो शक्ति होती है राष्ट्रपति की। राजनीतिक शक्ति होती है कि किस देश में हमारा हाई कमिश्नर बना होगा, हाई कमान बना होगा हमारा, किस में नहीं होगा। तो वो जो लोग होते हैं भारत के, कौन से होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, आपको बता दें, यूपीएससी में एक आईएफएस होता है। आईएफएस कह के आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं समझेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज समझेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो भी लोग होते हैं, उनको राजदूत या दूतावास बोलते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, विदेशों में जाके हमारे भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जाएंगे वहां पे और रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसका अधिकार होता है, राजदूत को अपॉइंट करने का किसी दूसरे देश में। राजनीतिक एंड डिप्लोमेसी का मतलब राजनीतिक संबंध कैसे होंगे। मान लो हमारा कोई पाकिस्तान में हमारा राजदूत है, अमेरिका में हमारा राजदूत है, अलग अलग है, तो वहां पे अगर इंडिया कोई अमेरिका के अगेंस्ट कोई काम करती है, तो हमारा जो राजदूत है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ मैनेज करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, आपके कुछ अगेंस्ट नहीं हो रहा है, आप बैठे रहिए। ऐसे ही हमने देखा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का एम्बेसडर, हमारे यहाँ एम्बेसी है पाकिस्तान की, वहाँ के राजदूत हमारे यहाँ रहते हैं, वहाँ के हाई कमिश्नर हमारे यहाँ रहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो अगर मान लो पुलवामा में या कहीं पे अटैक होता है तो वो मना कर देते हैं, जम्मू कश्मीर में कहीं अटैक होता है तो वो मना कर देते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है, इससे हम नहीं होता, आप देख सकते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है, इन लोगों की गारंटी होती है कि किसी दूसरे देश के साथ संबंध हर एक तरीके से अच्छे बने रहें और मित्रता बनी रहे, जिससे हमारा व्यापार, हमारा देश, हमारे जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो एक्सपेंशन है वो आगे बढ़ते रहे हम। तो ये होता है पहला। और दूसरा क्या होता है, अब कोई विदेश में से भी तो हमारे यहाँ आएगा, विदेशों से हमारे यहाँ, अलग अलग देश से हमारे यहाँ राजदूत आएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे, हाई कमिश्नर्स आएंगे। तो जब वो हाई कमिश्नर्स आते हैं विदेश का, हमारे भारत में कोई भी हाई कमिश्नर आता है तो वो आके क्या करेगा, सबसे पहले आके रुकेगा, फ्रेश होएगा और सबसे पहले कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के सामने जाके बोलेगा कि मैं ये हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ का राजदूत हूँ, आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाके देगा, राष्ट्रपति को बताएगा। अगर वो नहीं बताता है तो उसको आने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, जो वीज़ा और पासपोर्ट की आप बात करते हैं, वीज़ा क्या होता है, वीज़ा किसी देश में एंट्री होती है और पासपोर्ट उस देश की एक ऐसी कि आप जा सकते हैं कहीं पे भी, इसी टाइम की चीज़ होती है। तो आपने देखा होगा वीज़ा पे क्या लिखा होता है, वीज़ा पे लिखा होता है भारत सरकार के द्वारा मान्यता वो प्राप्त या फिर दिया जाता है राष्ट्रपति या इंडियन गवर्नमेंट जहाँ भी आ जाती है तो पूरी सिस्टम आ जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। आपको पता है राजनीतिक शक्ति कैसी हो गई है,
राजदूत की बात कर दी गई है। राजदूत, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछ लिया जाता है गया था कि कोई भी राजदूत अगर इंडिया में आता है तो वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन या अपना इंट्रोडक्टरी किसको देगा, तो आपको बताना है वो राजनीतिक शक्तियाँ जो है वो किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद बात करते हैं सैन्य शक्तियाँ। यहाँ मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, इसमें अकादमिक निधि में एक आर्टिकल आएगा, तो जब हम आर्टिकल में पहुंचेंगे तो वहाँ उसको बेसिक डिटेल करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली जो है सैन्य शक्ति, या इसको हम बोलते हैं मिलिट्री पावर्स जो होती हैं वो किसके पास होती है। आपको पता है कि भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है, तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। अंतिम रूप से सुप्रीम पावर तीनों सेनाओं की कौन होता है, वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अब क्या होती है, देखो आपको पता है एक आर्मी होती है, एक एयरफोर्स होती है, एक नेवी होती है ना। अब ये क्या होता है, इनमें बैलेंस बना के भी रखना जरूरी है। इनमें बैलेंस बना के रखना क्यों जरूरी है, आपको पता है कि आर्मी का काम है जमीन पे रह के, थल पे रह के काम करना, एयरफोर्स का काम है हवा से प्रोटेक्ट करना, और नेवी का काम है पानी के थ्रू हमारे जितने भी घुसपैठ है उनको बचाना, और हमारी जो बाउंड्री है उनकी रक्षा करना। इनका अलग अलग काम है। तो अब इनका अलग अलग काम है। आपको पता है आपने देखा होगा कारगिल युद्ध 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, वहाँ पे थोड़ा टाइम क्यों लगा था, थोड़ा टाइम इसलिए लगा था क्योंकि इन तीनों सेनाओं का जो आपस में जो मेल जोल था, इन तीनों सेनाओं में जो आपस में बैठने का, इनके जो अपने आइडिया डिस्कस करने का या कमांड देने का सिस्टम जो था बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, एयरफोर्स लेट से पहुंची और हमें बहुत सारा नुकसान उसमें उठाना पड़ा। हालांकि अंतिम रूप से हम विजय हुए थे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, पहले क्या होता था, पहले ये तीनों सेनाएं के जो प्रमुख हैं एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते थे, ये आपस में मीटिंग एक साथ नहीं कर सकते थे, उसके लिए बीच में कोई प्रोसीजर होना जरूरी था। अब क्या करा गया, आपने देखा ही कुछ दिन पहले एक पद बनाया गया, इसके ऊपर सीडीएस का पद, कंबाइंड ऑफ चीफ डिफेंस, एक सीडीएस का पद बनाया गया। आपने देखा ही है अभी कुछ दिन पहले बिपिन रावत जी जिनकी एक यान दुर्घटना में हत्या हो गई है, वो पहले सीडीएस बने थे हमारे भारत के, और इतने अच्छे इतने योग्य आदमी थे कि उनकी जो क्षति है वो शायद ही भारत के अंदर रहने वाले लोगों से कमी पूरी हो पाएगी। लेकिन उसके बाद मैं बात करता हूं क्यों, क्योंकि इन तीनों में कॉम्बिनेशन, इन तीनों में वार्तालाप को ढंग से बनाना, इन तीनों सेनाओं का बैलेंस कि कौन सी सेना कहाँ पे किसको टाइम पे प्रोटेक्ट करेगी। आपने देखा होगा डोभाल जी का चाइना, अगर हम 71 की बात करें, 62 की बात करें, तो चाइना कितना पावरफुल रहता था एकदम तुरंत से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तब से वो लोग हमारे ऊपर अग्रेसिव पावर लेकर रहते थे। लेकिन ये चीफ ऑफ डिफेंस बने और इन्होंने बैलेंस किया, इन्होंने वहां आर्मी को डिप्यूट कराया, इन्होंने वहां पे एयरफोर्स को डिप्यूट कराया, और चाइना के जहां जहां अगर उसको समुद्री रास्तों से उसको अटैक किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसका भी एक तरह से पूरा संतुलन बना के उसको समुद्र में भी रोका। ये बंदा इन तीनों को सामंजस्य बैठाने के लिए बनाया गया था सीडीएस। अब सीडीएस के ऊपर भी एक होता है रक्षा मंत्री, आप लोग जानते हैं रक्षा मंत्री होता है जिसको कहते हैं इस टाइम में वर्तमान में राजनाथ सिंह है। लेकिन राजनाथ सिंह के ऊपर भी जो मिलिट्री पावर का सुप्रीम होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। उसके पावर होती है, जो पावर होती है वो राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा पे, हालांकि राष्ट्रपति सलाह पे काम करता है मंत्रिपरिषद की, आप लोग जानते हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। अगर किसी देश से युद्ध करना है तो युद्ध की जो अंतिम रूप से घोषणा करेगा वो राष्ट्रपति करता है, ये उसके पास पावर होती है। युद्ध विराम की घोषणा करनी है तो वो भी राष्ट्रपति करता है। किसी देश पे परमाणु अटैक करना है, परमाणु युद्ध करना है तो वो भी पावर होती है, वो भी राष्ट्रपति पे। लेकिन परमाणु युद्ध में जब परमाणु अटैक करने के लिए उसके पास अकेले की पावर नहीं होती है, उसको सलाह लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति पहले सलाह देता है, मतलब मानता है, फिर उसके बाद जो मंत्रिपरिषद होता है वो इसमें इंक्लूड होता है, उसकी सलाह, उसकी आज्ञा अनुमति जरूरी होती है। फिर प्रधानमंत्री जो होते हैं उस टाइम के, जो भी वर्तमान में या तत्काल जब भी व्यवस्था हो, ऐसी भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, या कोई ना करे कि ऐसा स्थिति आए, परमाणु युद्ध की स्थिति आए, अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति की परमिशन, प्रधानमंत्री की परिषद, मंत्रिपरिषद की परिषद, साथ ही साथ रक्षा मंत्री की परिषद, और साथ ही साथ जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं, क्योंकि हर तरीके से देखना होता है। अंतिम रूप होता है, आपको पता है परमाणु हथियार कितना बुरा होता है, कितना। उसके बाद सेना प्रमुख की भी परमिशन होना जरूरी है। जब इन 5 लोगों की क्वेश्चन पूछ लिया गया ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि परमाणु अगर युद्ध करना है भारत को तो किस किस की परमिशन लेनी जरूरी है, तो 5 ऐसे पार्ट्स हैं, मैंने बताया आपको। राष्ट्रपति नंबर 1, प्रधानमंत्री नंबर 2, मंत्रिपरिषद नंबर 3, रक्षा मंत्री नंबर 4, और जो सलाहकार है वो, और एक जो सेना प्रमुख है, जो भी सेना प्रमुख है उस टाइम का, उसकी अनुमति लेना जरूरी है। तो ये हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। कौन सी? जो सैन्य शक्तियां हैं। उसके बाद आती हैं राष्ट्रपति की शिक्षा संबंधी शक्तियां।
ऐसे तो मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेजर हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है शिक्षा संबंधी में कि जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, उसका जो चांसलर होता है वो राष्ट्रपति होता है, चांसलर राष्ट्रपति होता है। उसके बाद जो उसके नीचे होता है, यानी कि आपने देखा होगा जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे आपने चांसलर का नाम सुना है? नहीं लिखा हुआ बोर्ड पे कि चांसलर ये हैं, नहीं। आपने क्या सुना होगा? आपने सुना होगा वाइस चांसलर, आपने सुना होगा कुलपति, बस। तो वाइस चांसलर आपने सुना होगा क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए, बाकी जितनी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए वाइस चांसलर की जरूरत होती है, लेकिन उसके ऊपर होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुल अधिपति, नाम होता है चांसलर। वो जितनी भी हमारे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जितने भी हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अगर केंद्र की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी में के जितने भी कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, वो राज्यपाल को माना जाता है। उसके नीचे यूनिवर्सिटी में एक पद होता है जिसको वाइस चांसलर बोलते हैं, और वाइस चांसलर के पास पावर होती है मैनेजमेंट को चलाने की, यूनिवर्सिटी को सही से तरीके से चलाने की। ये पावर होती है किसके पास? शिक्षा संबंधी। उसके पास ऐसा भी है शिक्षा संबंधी, अब बताता हूँ ऐसा क्यों है। अगर कोई राष्ट्रपति चाहे, हालांकि उनको इतना टाइम नहीं होता, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर कोई राष्ट्रपति चाहे, आपने देखा है कभी कि कोई ऐसा नियम नहीं बन सकता कि जो हमारा ग्रेजुएशन है 3 साल का होता है, और आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं स्टेट की और सेंट्रल की कि ग्रेजुएशन करने में 3.5 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है हम लोगों ने पूरे इंडिया में, 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं बन सकता, ऐसा ये राष्ट्रपति चाहे तो, क्योंकि क्यों नहीं, ये चांसलर है, ये चाहे तो कोई ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकता है कि भाई ऐसा है, कोई यूनिवर्सिटी अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है और उस 3 साल के ग्रेजुएशन को 3 साल 2 महीने में करती है, तो 2 महीने जो सिस्टम है, 2 महीने जो ज़्यादा किसी स्टूडेंट के खाए हैं, वो किसने खाए हैं? यूनिवर्सिटी ने खाए हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी को उस 2 महीने की सैलरी किसी भी कैंडिडेट को नहीं दी जाए। ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो तो देखो कितना आगे जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत सारे काम पहले से ही होते हैं, ये केवल सुप्रीम पावर में बने रहते हैं। खैर, उसको जाने देते हैं। उसके बाद अगली जो पावर आती है वो पावर है विवेकाधिकार शक्तियां, यानी कि जो विवेक अधिकार से, अपने दिमाग से सोचने के बाद जो शक्ति ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है राष्ट्रपति की शक्ति, जो विवेकाधिकार होती है। आपको बता दें, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा, आपको पता है लोकसभा में जो भी बहुमत का नेता होता है, बहुमत जो भी साबित कर देता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। जैसे अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 2014 का इलेक्शन होता है या 2019 का इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, 5 साल बाद इलेक्शन होता है, आपको पता है। तो एक बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, नाना प्रकार की अलग 10 प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कुछ निर्दलीय होते हैं, कुछ निर्विरोध होते हैं, कुछ भी ऐसे करके बहुत सारे लोग अपॉइंट होकर लोकसभा में पहुंच जाते हैं। लोकसभा में जब पहुंच जाते हैं, अगर मान लो कोई भी पार्टी 50% वोट हासिल कर लेती है, 50% मतलब टोटल का 50%, यानी कि आपको पता है लोकसभा में कितने परसेंट है, लोकसभा में 545 लोग अपॉइंट होकर जाते हैं। उन 545 में से आप देखेंगे जब हाफ करेंगे तो लगभग 272.5 यानी कि 273 कैंडिडेट बैठते हैं। अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा बसपा या जो भी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो सकती है, सीपीएम सीपीआईएम जो भी हो सकती है, वो पार्टी अगर 273 सदस्य अपने साथ लेके आ जाती है तो ओबियसली है कि वो बहुमत हो जाता है, उसका बहुमत हो जाता है, यानी कि 50% लोग हो जाते हैं, तो सरकार उसी की बन जाती है। ये तो हो जाता है सिस्टम। लेकिन क्या होता है, पेच कहाँ फंसता है? पेच वहाँ फंसता है कि कोई भी पार्टी, जैसे आपने देखा होगा मनमोहन सिंह की सरकार थी या उससे पहले जो हमारे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी की सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी, वो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ना तो ए ना बी ना सी, जितनी भी पार्टी है उन पार्टी में से कोई भी पूरी सीटें नहीं लेके आ पाता। जैसे मैंने एक एग्जांपल की बात करता हूं, मान लो कोई पार्टी ए है, उसमें लोकसभा में 250 सीटें लेके आया है, मान लो कोई पार्टी बी है वो 200 सीट लेके आया, मान लो कोई पार्टी सी है वो 10 सीटें लेके आया, मान लो कोई पार्टी डी है वो 20 सीट लेके आया है। आपको पता है कि जो लोकसभा का नेता है, लोकसभा में जो भी बहुमत साबित करेगा वही अपनी सरकार बनाएगा। यहां से शुरू होती है विवेकाधीन शक्तियां, यहां पे आती है राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो राष्ट्रपति को यहां से क्या, ऐसी स्थिति जब भी आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं त्रिशंकुय स्थिति, इसको बोलते हैं त्रिशंकुय स्थिति, मतलब जब किसी भी दल के पास बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं त्रिशंकुय स्थिति। त्रिशंकुय स्थिति का मतलब होता है कि अब
अब क्या करना पड़ेगा, अब लोगों को गठबंधन करना पड़ेगा, अब दूसरे से जाके लोगों को बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार। आपको बता दूं मेन भ्रष्टाचार जो होता है वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपको पता है आपके पास अगर मान लो 10, इस बंदे के पास कितनी सीटों की जरूरत है, 50% होने के लिए 273 सीटें चाहिए इसको, लेकिन इसके पास है 250, यानी कि इसको 23 की जरूरत है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको किसी दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसकी बात करते हैं नीचे वाले की, तो इसके पास कितनी सीटें हैं, इसके पास 200 सीटें हैं, तो इसको 73 सीटों की जरूरत है। तो इसको ज्यादा लोगों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से लोगों के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों के साथ सिस्टम करना पड़ेगा। आपको बता देते हैं, तो जैसे ये 200 ये बंदा है, ये क्या करेगा, ये डी के पास जाएगा, पहले नहीं जाएगा। विवेक अधिकार की शक्तियां क्या होती है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या करेगा, बोलेगा भाई ए तुम्हारे पास अच्छी खासी सीटें हैं, हम तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं, अपने किसी दल के नेता को लाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं। सपोज दैट ए को प्रधानमंत्री बना दिया, और प्रधानमंत्री बनाया विवेक से। अभी उसे जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री बनने के टाइम पे, उसे जरूरत नहीं है कि उसके पास 273 सीटें हों जरूरी, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति चाहता है तो डी के कैंडिडेट को उठा के भी प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि उसका विवेक अधिकार शक्ति है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वो क्या कहेगा कि भैया हमने तुम्हें प्रधानमंत्री तो बना दिया है, ए वाले कैंडिडेट या डी वाले कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को बना दिया, लेकिन 30 दिन के अंदर हमने आज तुम्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया है, लेकिन 30 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, आप बहुमत साबित करेंगे, या फ्लोर टेस्ट कराएंगे, या फिर अपने जितने भी 273 कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को लाके हमारे सामने खड़ा करेंगे और अपना बहुमत साबित करेंगे, और उसके बाद हम आपको परमानेंट रूप से प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ये विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति डी को भी खड़ा कर सकता है, और डी से भी कह देगा भैया जाओ जाके फटाफट 250 वाले से बात करो, किसी और से बात करो, वो बना लो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता यही है जो चलन में आता है कि सबसे ज्यादा जिसके पास सीट होती है वही छोटी सीटें वालों को। और आपको मैं बता दूं, जैसे ये मिलता है ए, सपोज दैट ए मिल गया, ए ने बात कर ली डी से और बात कर ली सी से, तो ये सरकार हो गई। तो जो भी मान लो डी की बात करता हूं, डी पे अगर मान लो यहाँ पे 23 सीटें मान लेते हैं, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए 23 सीटें मान लेते हैं, तो ए प्लस डी की सीटें हो गई 273। तो आपको बताऊं ये कौन होता है, डी को कहा जाता है किंग मेकर। ये होता है किंग मेकर। क्यों? क्योंकि डी आया है तभी तो ए प्रधानमंत्री बनेगा, ए का कोई कैंडिडेट। अब डी जब आएगा किंग मेकर है, तो किंग मेकर का आपको पता ही है, बोलेगा नहीं मुझे तुम प्रधानमंत्री बनो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे होम मिनिस्टर चाहिए, मुझे फलाना मिनिस्टर चाहिए, मुझे ये चाहिए वो, उसकी मर्जी माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो किंग मेकर है। अगर वो चला जाएगा तो आप कह देंगे मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जाके 220 वाले से मिल जाऊंगा, मैं तो वहां मिल जाएगा। तो यहां से ही भ्रष्टाचार स्टार्ट होता है। और ये शक्ति होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसी भी जो दल है, किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है उसको। ऐसे ही राज्यपाल की भी शक्तियां होती हैं, राज्यपाल की राज्य में होती है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए होती है। आपने देखा भी था कुछ दिन पहले, ये नीचे दक्षिण के कुछ राज्य थे, वहां पे कॉन्ट्रोवर्शियल सिस्टम रहा था कि राष्ट्रपति ने किसको बना दिया, वो राज्यपाल ने किसी को बुला लिया, लेकिन वो बाद में पेश नहीं कर पाया और बवाल अलग अलग बवाल हुआ। वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। लेकिन क्या है कि विवेक अधिकार आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका विवेक अधिकार है। जब स्थिति बहुमत की ना रहे तो वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि कोई प्रधानमंत्री कितने दिन तक रह सकता है बिना बहुमत साबित किए। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। ये 30 दिन का समय होता है, 30 दिन में उसको अपना बहुमत साबित करना होता है या फिर अपना पद से त्याग पत्र देना होता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, जो विशेष अधिकार हैं, विशेष अधिकार शक्तियां हैं। स्पेशली कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे संविधान में केवल राष्ट्रपति को दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? क्योंकि आपको पता है ये एक वर्चस्व वाला पद है, ये एक सबसे ऊंचा पद है हमारे भारत के संविधान में। तो कुछ ऐसी पावर भी तो होनी चाहिए राष्ट्रपति की जो सबसे अलग लगे, आम नागरिक से अलग रहे। क्योंकि आपको पता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और उसकी पत्नी कौन होती है? प्रथम महिला होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन एसएससी और एनटीपीसी और बाकी एग्जामों में पूछने के लिए आप दोनों का नाम याद करके रखेंगे, आपके ऊपर असाइनमेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि विशेष अधिकार शक्ति जो मिली हुई है राष्ट्रपति को, वो गिरफ्तारी के विरुद्ध मिली हुई है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रहते हुए कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक वो अपने पद पे बना रहेगा। ये स्पेशल शक्ति है। उसके बाद दूसरी क्या है कि राष्ट्रपति पर कोई भी फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति पर कोई भी फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। कब तक? जब तक वो अपने पद पर विराजमान रहता है, अपने पद पर रहता है। ठीक है। अब आप बात करेंगे इस पे दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो बहुत लोगों के बच्चों के मन में आ जाता है कि दीवानी और फौजदारी होती क्या है। तो देखो फौजदारी क्या होती है? फौजदारी का मतलब होता है जैसे आपने रेप कर लिया,
आपने मर्डर कर दिया, आपने कोई ऐसा सिस्टम कर दिया जिसमें सजा दी जाती है। सजा कैसे दी जाती है? उम्र कैद, फांसी, 5 साल की, 10 साल की, ऐसे जितने भी केसेस होते हैं वो कहलाते हैं फौजदारी के केस। और ऐसे जितने भी केस होते हैं जिसमें सजा के रूप में दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है पैसों के रूप में, 10,000, 20,000, 50,000 का जो भी ऐसा केस होता है, जमीन का केस होता है, आपने देखा दीवानी के केस 10-10 साल तक चलते हैं क्योंकि प्रूफ करने में टाइम लगता है। तो दीवानी केसों में सजा केवल पनिशमेंट के रूप में दी जाती है, पैसों के रूप में दी जाती है, ये दीवानी। तो इससे दीवानी का मुकदमा तो चलाया जा सकता है लेकिन फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत डिग्निटेड पद है। उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये आपको समझना जरूरी है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसको कहते हैं राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं। तो वीटो पावर क्या होती है? जब अभी हमने बात करी, एक बात हमने सबसे पहले करी थी कि जो विधेयक पर हस्ताक्षर करने की बात आती है, तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने की बात क्या आती है? विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य थोड़ी है राष्ट्रपति, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बाध्य ही है, करेगा ही। कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम जब पढ़ाएंगे राष्ट्रपति के और जो संसद पढ़ाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि जो वीटो पावर है वो होती क्या है। तो वीटो पावर, वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है, मैं आपको बताऊं, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वीटो का शाब्दिक अर्थ है रोकना। क्या है अर्थ? रोकना। लैटिन भाषा का शब्द है वीटो, उसका अर्थ है रोकना। और हमारे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वीटो पावर राष्ट्रपति को कहीं वर्णित नहीं की गई है, कहीं भी नहीं स्पष्ट रूप से दी गई है। लेकिन हाँ, जो एक चलन आता है, एक चलन चलता रहता है, एक प्रोसीजर चलता रहता है, उस प्रोसीजर के थ्रू भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति की वीटो पावर्स है वो 3 टाइप की वीटो पावर्स दी गई थी। 3 प्रकार की मैंने बात कर रहा हूँ, याद रखना, सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करना कि 3 प्रकार की जो वीटो पावर है वो दी गई थी। वो 3 कौन कौन सी थी? एक तो थी अत्यंतिक वीटो, एक थी निलंबनकारी वीटो, एक है जेबी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, और उसके बाद सस्पेंशन वीटो, उसके बाद पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार की वीटो हमारे संविधान में दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 4 प्रकार की वीटो की बात करते हैं। 4 प्रकार की, जो चौथी प्रकार की जो वीटो है वो है क्वालिफाइड वीटो। वो हमारे संविधान में नहीं है, वो यूएसए में लगाई जाती है। उसके बारे में डिस्कस करूंगा क्या होती है ना। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली वीटो जो आती है वो आती है अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। शब्द से ही पता चल जाता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट सही, एकदम जो स्वच्छ वाली बात होती है। तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक, कोई कानून बनने के लिए जाता है, कोई भी विधेयक उसके पास आता है तो उसके पास एक पावर होती है जिसको कहते हैं वीटो पावर, और वो यूज कर सकता है। और उसमें सबसे पहली जो वीटो पावर होती है, उसको लगता है कि कोई ऐसा विधेयक आ गया जिसको पास नहीं करना चाहिए, तो उसको क्या करता है, वो उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा देता है, पूरी तरह से उसको समाप्त कर देता है। यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त होना। ऐसे क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। ऐसे होता है इसलिए है, जैसे सपोज दैट कोई बिल है, कोई मान लो कोई राज्य सरकार, आपको पता है राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी बंदा बिल ला सकता है। तो सपोज दैट कि कोई ऐसा बिल लेके आया गया किसी गैर सरकारी सदस्य के लिए। अब गैर सरकारी सदस्य क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा, गैर सरकारी सरकारी सदस्य एक्चुअल में वो होता है जो सरकार में कोई मंत्री होता है, सरकार की तरफ से जो भी मंत्री परिषद है उसका कोई सदस्य अगर कोई बिल लाता है तो उसके द्वारा लाए गए बिल को सरकारी बिल कहा जाता है। ऐसे ही सरकार के या पूरी संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें ऐसा कोई कैंडिडेट होता है जो सरकार में किसी भी मंत्री पद पे नहीं रहता लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य होता है। वो अगर कोई बिल लाता है तो वो बिल क्या कहलाता है, वो कहलाता है गैर सरकारी सदस्य वाला बिल। अब आपको मैं बता दूं, सपोज दैट बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी की सरकार में कोई, जैसे एक कौन गैर सरकारी के लिए एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, हमें पता है लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में सदस्यता रखते हैं, लेकिन वो कोई मंत्रालय उनके पास कोई है नहीं, कोई मंत्री पद नहीं है उसके पास। तो उनके द्वारा अगर कोई बिल प्रस्तुत कर दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, वो गैर सरकारी बिल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सरकार है एक्चुअल में जो चलाने वाला पार्ट है उसका पार्ट नहीं है। हालांकि वो चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हैं लेकिन वो मंत्री नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे गैर सरकारी। ऐसी और भी पार्टियां हो सकती हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अलग अलग कोई भी हो, वो सब गैर सरकारी होते हैं। अब बात करते हैं 370 का बिल। आपने देखा होम मिनिस्टर, आप गृह मंत्रालय के जो हमारे अमित शाह जी हैं वो लेके आ गए थे, क्योंकि आपको पता है वो तो होम मिनिस्टर है, वो तो सरकार के मंत्रिपरिषद का पार्ट है। तो उनके द्वारा लाया गया जो बिल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सरकारी बिल। अब होता क्या है, ये एब्सोल्यूट वीटो कैसे लगाई जाती है आपको बता दें। आपको सबको पता है, हम सब जानते हैं कि जो व्यवहार है, जो व्यवहार में चलता है, जिसकी सरकार होती है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो राष्ट्रपति होगा लगभग उसके वर्चस्व के या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया होगा
इनडायरेक्टली होता है चुनावी है, लेकिन इनडायरेक्टली किसका, जो बहुमत की सरकार होगी, आपको पता है बहुमत का मतलब लोकसभा में ज्यादा सदस्य होंगे, और लोकसभा में ज्यादा सदस्य होंगे तो वोटिंग करेंगे प्रधान राष्ट्रपति के लिए, तो आपको पता है उसी के लगभग लगभग वो चाहेंगे जिसको उसको चुना जा सकता है। तो अब होता क्या है, मान लो कोई गैर सरकारी विधेयक सदस्य विधेयक ले आए, एक विधेयक पेश कर देता है, एक बिल पेश कर देता है, और वो बिल होता है पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अब एजुकेशन से कोई रिलेटेड है, अगर वो राज्यसभा में ला दिया गया तो आपको पता है तत्कालीन सरकारें और जो आसपास के जो लोग होंगे वो सोचेंगे अगर यार ये बिल पे हम पास नहीं करेंगे तो हमारी जो जनता में छवि है वो बेकार हो जाएगी, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, राज्यसभा से उसको पास कर देते हैं। अब राज्यसभा से पास होकर वो कहाँ जाएगा, आपको पता है, वो जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में तत्कालीन सरकार अगर मान लो गैर सरकारी बंदा लेके आया तो उनके लिए तो बड़ी बात है कि यार ये अगर हम इसका अपोज कर दें, मान लो स्टूडेंट के लिए हो, रोजगार के लिए हो, गरीबों को ऊपर बढ़ाने के लिए, कोई अच्छे काम के लिए हो, तो वो क्या करते हैं, वो उसको पास कर देते हैं। वो लोकसभा मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, अगली बार सरकार बनानी है, उनको देखना है पब्लिक इंटरेस्ट के काम को। तो वो क्या करते हैं, वो उसको वहां से पास कर देते हैं, और पास करके आपको पता है थर्ड स्टेप क्या होता है, वो होता है विधेयक पर साइन होने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को फोन कर देते हैं, भाई राष्ट्रपति जी हाँ, अरे ये विधेयक आ रहा है, इस पर निलंबनकारी वीटो लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति कहता है हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर लगा देता है निलंबनकारी वीटो, और निलंबनकारी वीटो से होता है जो भी विधेयक है वो रोक लिया जाता है। तो ये पूरा चाल चलन होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में अब जो राष्ट्रपति की जो अत्यंतिक वीटो है उसको खत्म कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति पे जो अत्यंतिक वीटो की पावर है वो नहीं है वर्तमान में, पहले थी। कैसे थी आपको बता दिया गया, क्या इसका यूज होता था वो भी बता दिया गया। इसके बाद दूसरी जो आती है, दूसरा जो पावर आता है, दूसरी जो वीटो पावर आती है वो आती है निलंबनकारी वीटो, या सस्पेंशन, जो सस्पेंशन वाली वीटो होती है। सस्पेंशन का वीटो आपको पता ही है, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन या सस्पेंड आपको बोल देते हैं। तो सस्पेंशन का मतलब होता है रोक देना और कहना कि भाई अब प्रस्तुत करो, तुम देखो जो मुझे चीज़ें गलत लगी मैंने रोक दी है, अब इसको दोबारा से लेके आओ मेरे पास, दोबारा से आगे खड़े हो जाओ, तब जाके मैं इसको पास करूंगा। तो वो होता है सस्पेंशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति किसी एक पार्ट को पढ़ता है और देखता है कि हाँ यार इसमें भी ये चीज़ें सही नहीं है और इस चीज़ों को चेंज कर दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पास सस्पेंशन वीटो में क्या पावर होती है कि उस विधेयक को, उस बिल को क्या करता है, वो पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा को भेज देता है। तो राज्यसभा लोकसभा के पास जब वो चला जाता है दोबारा से, तो चला जाने के बाद राज्यसभा और लोकसभा जो होती है, संसद जो अलग अलग जो दो पटल होते हैं, उन पटलों पे जिस भी पटल से वो फाइनली पास होकर आता है उस पटल पे वापस जाता है, वो उस पर पुनर्विचार करते हैं। और पुनर्विचार करने के बाद उसको 50% यानी कि 50% बहुमत के साथ, 50% साधारण बहुमत के साथ उसको पास कर देते हैं। और पास करने के बाद अगर वो राष्ट्रपति को दोबारा भेज देते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है कि भैया ठीक है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा ने उस बिल में कोई चेंज किया हो या बिना चेंज किए भेज दिया गया हो, दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति हो जाता है बाध्य उस विधेयक को कानून बनाने के लिए, उस विधेयक को पास करने के लिए। ये सस्पेंशन की जो वीटो होती है वो ये होती है। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, राष्ट्रपति भेजेगा लोकसभा राज्यसभा में, राज्यसभा लोकसभा आपको पता ही है बहुमत होगा जब भी तो पास होके गया है, दोबारा से वो उसी बिल को चाहे तो कुछ चेंज करें या ना करें, उनकी इच्छा है, वो ऐसा कोई बाध्यकारी सिस्टम नहीं। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद सस्पेंशन वीटो के द्वारा वापस किया गया कोई भी बिल, अगर पुनर्विचार के बाद पास होने के बाद अगर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए बाध्य हो जाता है और बाध्य करता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। उसके बाद जो तीसरी हमारे यहाँ राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है वो दी गई है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, या आपको पता है पॉकेट का मतलब होता है थैला या जेब, जेबी वीटो उसको बोल दिया गया है। तो जेबी वीटो क्या होती है, ये वीटो इंपॉर्टेंट होती है राष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति इसका यूज कर सकता है कभी भी, हालांकि बताऊंगा अभी कब यूज किया। तो इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजता है, ना तो अनुमति देता है ना पुनर्विचार के लिए भेजता है। आपको पता है, अगर राष्ट्रपति को खुद को पता है या संविधान निर्माता उस टाइम पे जब संविधान बना रहे थे उनको कितना अच्छा उनका दिमाग था कि भाई राष्ट्रपति अगर सस्पेंसिव वीटो के थ्रू अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देगा और जो संसद है, जो लोकसभा राज्यसभा है, वो दोबारा से पास करके अगर इसको हमारे पास भेज देगी, राष्ट्रपति के पास भेज देगी, तो राष्ट्रपति तो बाध्य हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सरकार जिसकी बहुमत होगा वो सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी चला सकती है। इनडायरेक्टली जो थर्ड पार्ट होता है संसद का वो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की कुछ पावर ही नहीं रह जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कितनी जबरदस्त पावर दी इसको राष्ट्रपति को, उसको बोला जेबी वीटो। और जेबी वीटो में राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो उसको पास करे और इच्छा है तो वो उसको पास ना करे और ना ही वो पुनर्विचार के लिए भेजे, वो अपने पास रख सकता है, उससे कोई पूछ नहीं सकता, उससे कोई जबरदस्ती बात नहीं कर सकता। और ऐसा ही करा था 1986 में, ऐसा ही करा था ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम थे, उस टाइम पे डाक संशोधन बिल आया था
उसमें क्या था, उसमें हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार का कुछ हनन सा हो रहा था, आपकी जो कह सकते हैं निजता का कोई हनन हो रहा था, कोई पत्र था। तो उस पत्र संशोधन में क्या था कि डाक संशोधन अधिनियम जो था, जो विधेयक था 1986 में जो लाया गया था ज्ञानी जैल सिंह के पास। तो ज्ञानी जैल सिंह के पास वो विधेयक पहुंचता है, ज्ञानी जैल सिंह उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई किसी का भी पत्र अगर कोई भी नॉर्मली पढ़ लेगा, कोई चढ़ लेगा, तो उसकी तो निजता का हनन हो जाएगा। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उठा के लगा दिया इस पर जेबी वीटो, और वो आज तक पड़ा है। ना कोई इस पे पूछ सकता है, ना कोई इस पे ध्यान दे सकता है। तो हमारे संविधान में जो दिया गया है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए जेबी वीटो किस कौन से ऐसे विधेयक पे लगाया गया था, किस एक एक नंबर के क्वेश्चंस नॉर्मली पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से राष्ट्रपति के काल में लगाया गया था। तो आपको बता दें ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम पे थे, 1986 की बात है। और ये डाक संशोधन विधेयक था, इस पे जेबी वीटो लगा के राष्ट्रपति ने इसको रोक दिया था और डाल दिया था अलग तरीके से। तो ये 3 जो वीटो हैं हमारे भारत के संविधान में जो दी गई हैं, वो दिए गए थे राष्ट्रपति को। लेकिन अभी कितने संविधान में राष्ट्रपति को हमारे भारत के संविधान में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं केवल 2 वीटो। वर्तमान में 2 ही वीटो का हमारा राष्ट्रपति उपयोग कर सकता है। अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो को हमारे यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन मैंने अभी एक बात करी थी कि हमारे संविधान को छोड़ के एक तरह का और वीटो होता है, जिसको बोलते हैं विशेषाधिकार वीटो या क्वालिफाइड वीटो। ये वीटो हमारे यहाँ नहीं होता है, ये यूएसए या कि अमेरिका में लगाया जाता है। अब अमेरिका में कैसे लगाया जाता है, अमेरिका में लगाया जाता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, कोई भी बिल गया, कोई पास होके उनकी सभाओं से, उनकी जो कैबिनेट्स होती है उनसे पास होके गया, तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेज देता है। अब पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, पुनर्विचार में अगर 50% से पास करके वापस भेज दिया जाए तो क्या होता है, वो पास होने के लिए बाध्य हो जाता है राष्ट्रपति। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में उसे अगर उसने पुनर्विचार के लिए भेजा है क्वालिफाइड वीटो के लिए, तो उसको 2/3 या 66% जो सदस्य हैं उनके द्वारा, यानी विशेष बहुमत से पास करके आपके पास भेजना होगा वापस राष्ट्रपति के पास, तभी वो उस वाली क्वालिफाइड वीटो के थ्रू जो विधेयक है उसको पास कर सकता है। अन्यथा वो पास नहीं होगा अगर 2/3 या 66% से नहीं होगा। तो मैंने ये इसलिए बताया, जब आप मेंस लिखेंगे और मेंस लिखने के बाद आपको बताया जाएगा कि राष्ट्रपति की जो निषेधात्मक शक्तियां हैं, इनको निषेधात्मक शक्ति बोलते हैं, इनको नेगेटिव पावर ऑफ राष्ट्रपति बोलते हैं, वो शक्तियां हैं, तो उनके बारे में लिखिए। तो जब आप लिख के आएंगे ये तीनों चीज, और तीनों चीज के बाद एक चौथी चीज आप लिख के आएंगे कि एक ऐसा भी वीटो होता है जो हमारे भारत में नहीं है, वो यूएसए में लगाया जाता है। और यूएसए में जो प्रोसीजर है उसको पास करने का क्या प्रोसीजर है, तो जब एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी तो होगा कि हाँ भाई बच्चा कितना बढ़िया है, उसने हमारे संविधान के साथ साथ विदेश के संविधानों को भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो आपके जो मार्क्स है उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये है वीटो पावर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पावर आती है, 2 पावर इंपॉर्टेंट और आ रही हैं, मैं उसको लगातार पढ़ाता चलूंगा, लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूं कैसे कि छोटी छोटी बातों में लेक्चर वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है उसके लिए, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति सुप्रीम पावर है, हर काम के लिए राष्ट्रपति को पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए मैंने केवल आपको समझाया है, चीजों को एक एक क्रिस्टल क्लियर करेंगे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। जैसे अभी हम अगला आर्टिकल लेके, जब इसके बाद हमारा लेक्चर होगा, वो आर्टिकल हमने पढ़नी है कितने तक, 62 तक, 63 से स्टार्ट करेंगे, 63, 64, 65, फिर जब 72 जाएंगे तो राष्ट्रपति की होंगी क्षमादान शक्तियां, वहां डिस्कस करेंगे कितने प्रकार की हैं, उससे हम पूछेंगे 74। हम अभी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह, तो हम बताएंगे कि आर्टिकल 74 में कैसे सलाह दी जाती है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। बस आप लोग बने रहिए। लेकिन हम एक सिनेरियो आपको बता रहे हैं। बात क्या है कि आती आपात शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो आपात शक्तियों में 3 प्रकार के आपात आपको लगाए जाते हैं। आपको वनडे एग्जाम के लिए इतना काफी है, पीसीएस के लिए इतना काफी है, यूपीएससी के लिए डिटेल पढ़ना है तो हम जब आपात का डिटेल पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 352, 356 पढ़ेंगे तो 1 by 1 हम इनको कैसे लगाया जाता है, कौन लगाता है, कौन हटाता है, क्या क्या चीजें होती, कौन सा अधिकार इसमें हनन होता है, कौन सा चलाता रहता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे 1 to all। बात करते हैं 3 प्रकार के आपात। पहला आपात होता है राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल 352 या 352 के थ्रू लगाया जाता है। जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है या फिर हमारे देश के अंदर ही विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तब हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में भी लगाया जा सकता है, पूरी इंडिया में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। 352 के थ्रू लगाया जाता है। क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि राजकीय आपात क्या होता है, या कि स्टेट इमरजेंसी क्या होती है। स्टेट इमरजेंसी होती है, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकारें जो तत्कालीन राज्य सरकारें होती हैं वो भंग हो जाती हैं, वो चला नहीं पाती, गठबंधन की सरकार होती है। जैसे सपोज दैट अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार में कांग्रेस है, शिवसेना है और अलग अलग है। मान लो इन तीनों में क्या होता है, आपस में संबंध गलत हो जाते हैं और टूट जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन राष्ट्रपति तत्कालीन जो वहाँ का राज्यपाल होता है उसके थ्रू शासन चलाता है। अब मान लो 4 स्टेट में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगे तो राष्ट्रपति 4 जगह तो नहीं बैठेगा, तो वो क्या करता है, वो राष्ट्रपति जो शासन होता है उसको राज्यपाल के थ्रू उसको चलाता है। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव बनके राज्य आपात में चलाता है, वो आता है 356 में राज्य आपात। उसके बाद जो आता है वो
है वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत के इतिहास में, भारत के संविधान में एक बार भी नहीं लगा है। यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अभी तक एक बार भी यूज नहीं हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन था 352, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 360। तो बच्चे बोल रहे पता नहीं कौन सा, ये क्या यूज नहीं हुआ, ये तो है, लिखा हुआ तो है। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसको बोलते हैं वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि आपको पता है केवल राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी सबकी जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं वो सब क्या कर दी जाती हैं, उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है, उनको काट लिया जाता है, केवल राष्ट्रपति को छोड़ के, राष्ट्रपति की नीचे, और उसके बाद टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये पूरे प्रोसीजर थे कि 3 प्रकार के आपके आपात होते हैं। मैंने तीनों के बारे में डिस्कस कर दिया, लेकिन इन सब में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि कब फाइनेंस, अंतिम जो रोल होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है कि कब फाइनेंस इमरजेंसी लगेगी, कब स्टेट इमरजेंसी लगेगी, कोई कब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। इन सब के पीछे हालांकि वो सलाह लेते हैं मंत्रिपरिषद की, वो कैसे लगाते हैं हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो था राष्ट्रपति की पावर का, और जैसे जैसे आगे आती रहेंगे हम उसमें डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट का। एक एक लेक्चर को, एक एक आर्टिकल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक बात और कहने वाली है कि आप लोग जब भी इसको देखते हैं, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो अलग अलग, अभी आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा एक यूपीपीसीएस की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। आने वाले टाइम में उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो आपने देखा है पुनरावलोकन वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, घटना चक्र के बहुत अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो में आपके पास पहुँचाए जा रहे हैं। आप लोग सब सपोर्ट करिए, उनको देखिए, हमारे इन लेक्चर को कंटिन्यूस देखिए। आपका पीसीएस और आईएएस में गारंटी है, पीटी नहीं रुकने वाला है किसी भी कीमत पे। आप बस एक बार देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।